नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अमेरिका बनाएगा 6th जनरेशन के लड़ाकू विमान। ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान। अमेरिका ने बोइंग को दिया अत्याधुनिक लड़ाकू विमान बनाने का ठेका। चेन्नई में विपक्षी दलों की महा मीटिंग। परिसीमन पर सियासी संग्राम। सीएम स्टालिन, भगवंत मान सहित कई दिग्गजों के बीच चर्चा। ईडी जालंधर का पूर्व उप पोस्टमास्टर पर बड़ा एक्शन। पंजाब के जालंधर से बड़ी खबर। पूर्व उप पोस्टमास्टर की अचल संपत्ति कुर्क। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका समय के साथ अपनी सैन्य ताकतों को भी मजबूत करता रहता है। इसी कड़ी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने का निर्णय लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीनी वायुसेना की बढ़ती गतिविधियों के मद्देनजर अमेरिका 6ठी पीढ़ी का विमान बना रहा है। इस लड़ाकू विमान को F-47 के नाम से जाना जाएगा। इसे बनाने का जिम्मा बोइंग को सौंपा गया है। इस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान को वर्ष 2030 में अमेरिकी वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। इस डील की कीमतों का खुलासा नहीं किया गया। ट्रंप ने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि यह एक ऐसा लड़ाकू विमान होगा जिसका मुकाबला दुनिया के किसी देश का लड़ाकू विमान नहीं कर पाएगा। इसकी स्पीड, मोबिलिटी और पेलोड के मामले में यह बेजोड़ होगा। इसका मुकाबला दूसरा कोई लड़ाकू विमान दूर दूर तक नहीं कर पाएगा। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने परिसीमन मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज परिसीमन मुद्दे पर चर्चा के लिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक चेन्नई में बुलाई गई है। मीटिंग में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के अलावा केरल, तेलंगाना और पंजाब के सीएम भगवंत मान सहित कई दिग्गजों को बुलाया गया है। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक से खुद को किनारे कर लिया है। संयुक्त कार्य समिति की इस बैठक का उद्देश्य प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया का विरोध करना और प्रभावित राज्यों के बीच एकजुटता स्थापित करना है। सीएम स्टालिन ने इस मुद्दे पर दक्षिणी और कुछ अन्य राज्यों को एक मंच पर लाने की पहल की है। सीएम स्टालिन ने कहा कि भारतीय संघवाद के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है। पंजाब के जिला जालंधर से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पूर्व उप पोस्टमास्टर दक्षिणी केट नकोदर रूप में उपकार्यालय संजीव कुमार पर बड़ा एक्शन लेते हुए उसकी 42 लाख रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया है। बता दें कि संजीव पर आरोप है कि उसने अपने पद का दुरुपयोग करके धोखाधड़ी की। उक्त शिकायत कपूरथला के डाकघर के अधीक्षक दिलबाग सिंह सूरी ने की थी। इसके बाद मामला दर्ज कर जांच की गई। पता चला कि 2014-2017 के दौरान नकोदर और रूरका कला में अपनी पोस्टिंग के दौरान सब पोस्टमास्टर के तौर पर संजीव कुमार ने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए जालसाजी और सरकारी धन की हेराफेरी की थी। 8 करोड़ 50 लाख रुपए के गबन के आरोपी पूर्व सब पोस्टमास्टर को सीबीआई की मोहाली अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई थी और वहीं जालंधर के रहने वाले संजीव पर 15,40,000 रुपए का जुर्माना भी हुआ था। बिहार के अररिया जिले में बिहार एसटीएफ और अररिया पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी चुनमुन झा को इनकाउंटर में ढेर कर दिया है। चुनमुन झा आरा तनिष्क शोरूम कांड का लूट में शामिल था और इस शोरूम में 10 करोड़ रुपए की लूट हुई थी और इसके साथ ही करीब 1.5 साल पहले पूर्णिया में तनिष्क शोरूम के लूटकांड का आरोपी भी यही शख्स था। इस एनकाउंटर में एसटीएफ और अररिया पुलिस के 5 जवान घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक चुनमुन झा अपने 2 सहयोगियों के साथ भाग रहा था। एसटीएफ और अररिया पुलिस की टीम उसका पीछा कर रही थी। अपराधियों ने नफरतगंज थाना क्षेत्र के थाला नगर के पास पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद एसटीएफ और पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। एसटीएफ और पुलिस की जवाबी फायरिंग में चुनमुन झा को 4 गोलियां लगी, जबकि उसका एक सहयोगी भागने में कामयाब हो गया। घायल चुनमुन झा को इलाज के लिए अररिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि उसके दूसरे साथी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।
पंजाब के होशियारपुर बस स्टैंड पर हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों पर फिर से हमला किया गया, जिससे यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस घटना में 6 बसों के शीशे तोड़ दिए गए और वाहनों पर आपत्तिजनक शब्द लिखे गए। यह न केवल हिमाचल के यात्रियों के लिए असुरक्षा की भावना को बढ़ाता है, बल्कि दोनों राज्यों के बीच तनाव को भी जन्म दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक देहरा, ऊना, हमीरपुर और पठानकोट डिपो की बसों के फ्रंट शीशे अमृतसर बस स्टैंड में तोड़ दिए गए और इसके अलावा बसों पर आपत्तिजनक शब्द भी लिखे गए। इस हमले के बाद यह सवाल उठता है कि हिमाचल प्रदेश की बसों और उनके कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हिमाचल की बसों की सुरक्षा का आश्वासन दिया था, लेकिन इस घटना ने फिर एक नए विवाद को बढ़ावा दिया है। इस घटना के बाद प्रदेश में जन आक्रोश बढ़ रहा है और सरकार से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। उधर हिमाचल प्रदेश कंडक्टर यूनियन के उपाध्यक्ष नवीन ठाकुर ने घटना की तीव्र ही आलोचना की है। उन्होंने बताया कि इस मामले पर आज यूनियन की मिति 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 100/25 ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜੰਡਵਾਲਾ ਭੀਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਬੱਲੋ ਮਾਜਰਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ कार्रवाई की जाएगी। पानीपत में जननायक जनता पार्टी के नेता की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसके अलावा इस मामले में मृतक के भाई और अन्य व्यक्ति पर भी फायरिंग की गई। हमले के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि जेजेपी नेता की मौत हो गई है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक की पहचान रविंद्र मीना के रूप में हुई है। रविंद्र पानीपत के जागसी गाँव का रहने वाला था और रविंद्र विकास नगर इलाके में रहता था। घायलों की पहचान मृतक के चचेरे भाई विनीत और विनय के तौर पर हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि हमलावर रविंद्र मीना का रिश्तेदार है। पूरी वारदात विकास नगर के रहने वाले राजपीर उर्फ राजू के पशुबाड़ा में हुई है। पुलिस को संदेह है कि रंजिश रखते हुए ही रणबीर ने रविंद्र मीना समेत उसके चचेरे भाई और विनीत और विनय पर भी गोली चला दी। फिलहाल हत्या के पीछे का असल वजह का पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने हमलावर को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित की हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। पंजाब सरकार द्वारा 19 मार्च को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंदेर और अन्य किसानों को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया गया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और डीजीपी को इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट सोमवार को दायर करने के आदेश दिए हैं। याचिका भारतीय किसान यूनियन दुआबा के अध्यक्ष गुरमुख सिंह ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल को बिना कोई नोटिस दिए और कारण बताए गिरफ्तार किया गया है, जो कि गैर कानूनी है। उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की है कि उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। डिब्रूगढ़ जेल से सांसद अमृतपाल सिंह के 7 साथियों को पंजाब लाए जाने के बाद अजनाला थाने पर हमले मामले में धरपकड़ शुरू हो गई है। पंचगराई कलां का अमनदीप अमनादीप सिद्धू के समय से वारिस पंजाब दे संस्था से जुड़ा हुआ है। फरीदकोट के गांव पंचगराई कलां में वारिस पंजाब दे संस्था से जुड़े अमनदीप सिंह अमना के घर अजनाला पुलिस ने दबिश दी और उसे हिरासत में लेकर गई। पंचगराई कलां का अमनदीप सिद्धू के समय से वारिस पंजाब दे संस्था से जुड़ा हुआ है और उनके साथ काम कर रहा था। पुलिस को अजनाला थाने में हमले के मामले में उसकी शमूलियत की आशंका है, जिसके चलते पुलिस उसे अपने साथ लेकर गई है। मैनपुर गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए 8 लाख रुपए नगद और हथियारों का जखीरा पुलिस ने बरामद कर लिया है। माओवादी संगठन धमतरी गरियाबंद न्यूपाड़ा डिवीजन के माओवादियों द्वारा विस्तारवादी नीति और दहशत फैलाने के उद्देश्य से थाना मैनपुर अंतर्गत ग्राम पंडरी पानी में लगे पहाड़ी क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री सहित ग्रामीण और कारोबारियों को डरा धमकाकर अवैध रूप से वसूले गए नगद राशि डंप कर रखे थे। जिसके संबंध में स्थानीय सूचना तंत्रों के माध्यम से जानकारी मिली थी और जगह की खुदाई करने पर एक सफेद रंग की बोरी के अंदर लगभग 5 किलो का एक स्टील का डिब्बा मिला, जिसके अंदर नीले रंग की झिल्ली में 8 लाख रुपए और 13 नगद ज्वलनशील जिलेटिन विस्फोटक और नक्सली बैनर, डायरी, कॉपी, साहित्य बरामद किए गए हैं। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।